नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। हमारे देश में बजट की आलोचना शादी में रिश्तेदारों की नाराजगी की तरह है। बिना सोचे समझे मानकर चलिए होगी ही होगी। बिहार सरकार ने बजट पेश कर दिया है। आलोचना के खेल की शुरुआत भी हो चुकी है। मुझे आज तक नहीं पता चला कि भारत के इतिहास में किसी भी सरकार के बजट को विपक्ष ने कब कहा कि ये बढ़िया बजट था। यकीन करिए, गूगल देवता के पास भी इसका जवाब नहीं है। तो हर बार बजट को घोर जन विरोधी बताने के बाद भी देश ने तरक्की कैसे कर ली, ये समझना बहुत मुश्किल है। बीजेपी ने बिहार के बजट को निराशाजनक कहा, तो जेडीयू ने कुछ दिन पहले केंद्र सरकार के बजट को छलावा कहा था। तो सवाल है कि दोनों में अंतर क्या है। जेडीयू ने देश के आर्थिक बजट को लेकर कहा कि योजनाएं तो बहुत हैं केंद्र सरकार के पास, पर कोई रोड मैप नहीं है। और बिहार में उनकी सरकार और विजेंद्र यादव जो बजट पेश कर रहे थे, तो उनके पास कौन सा मैप था और कौन सा रोड पर था, ये अभी तक पता नहीं चल पाया। दोनों की स्थिति उस पहेली की तरह है जहां एक ही तरह के दो तस्वीर हैं। अब बिहार की जनता के लिए काम यही है कि दोनों में गलती ढूंढिए और इनाम पाइए। दरअसल सरकार और विपक्ष दोनों ही रस्म अदायगी कर रहे हैं। बिहार में धान की खरीदारी को लेकर किसान परेशान हैं, क्या करें समझ नहीं आ रहा। बजट पेश हुआ तो घोषणा हुई कि अंतर जातीय विवाह करने वालों को सरकार 50,000 रुपए इनाम देगी। इसका मतलब यह हुआ कि खेती छोड़ दीजिए और विवाह की तैयारी शुरू कर दीजिए, सरकार आपके साथ है। विवाह का बजट अगर आपके यहाँ 50,000 से ज्यादा है तो वही धान की खेती जहां आप करना चाह रहे थे वो खेत बेचिए और शादी कीजिए। यह है बिहार के विकास का सरकार की ओर से नजरिया। किसान बिचौलियों से परेशान हैं और सरकार ने बजट में घोषणा की है कि वाईफाई स्पॉट बनाए जाएंगे। जी हां, तो डीजल का अनुदान अगर किसान के तौर पर आपको ना मिले तो वाईफाई से धान उगाने की तैयारी कीजिए। उधर सुशील मोदी जी ने कहा है कि बिहार सरकार के बजट से मानव विकास का लक्ष्य हासिल नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। बिहार सरकार 22,000 करोड़ शिक्षा पर खर्च कर मानव विकास नहीं कर पाएगी और आपकी केंद्र सरकार लाखों करोड़ खर्च कर बुलेट ट्रेन चलाकर मानव का ऐतिहासिक विकास कर देगी। सुशील मोदी जी, स्कूल खोलना बुलेट ट्रेन खोलने से ज्यादा जरूरी है सर। तो स्थिति यही है कि देश नहीं मिटने दूंगा गाने वाले प्रधानमंत्री मॉरिशस में हिंदी बचा रहे हैं और हिंदुस्तान में कश्मीर के मसले पर चुप हैं। कांग्रेस 10 साल के बाद मनमोहन सिंह के समर्थन में उतरी है। नीतीश कुमार लाल कृष्ण आडवाणी को याद कर रहे हैं और किसान अब भी खेती करने को तरस रहा है। तो आज हम बात करेंगे किसानों के गंभीर मुद्दे की। रहा सवाल टॉपिक के बोरिंग होने का, तो नंदकिशोर यादव सदन में शायरी कर चुके हैं। नीतीश कुमार जनता का भरपूर मनोरंजन करते ही आ रहे हैं। देखिए, बिहार जैसे राज्य में सरकार की प्राथमिकता क्या हो, इस पर मान लीजिए एक बहस हो सकती है। पर एक बात जिस पर आप और हम सभी इत्तेफाक रखेंगे कि लोगों को रोजगार कैसे मिले, ये प्राथमिकता। किसानों की स्थिति सुधरे कैसे। बिहार का अगर आप इतिहास देखें तो किसान आंदोलनों की ये भूमि गवाह रहा, पर आज तक देखिए किसानों की स्थिति सुधरी नहीं। किसानों की समस्या एक प्राकृतिक समस्या मान ली गई। सरकार कोई भी हो, अपने फायदे की फसल से ज्यादा कोई ध्यान ही नहीं देना चाहता। बजट पेश होने के बाद किसानों की उम्मीदों पर सरकार कितनी खरी उतरी, ये तो बाद में पता चलेगा। पर हकीकत ये है कि जो जानना जरूरी है वो इस रिपोर्ट में है। इसके बाद चर्चा करेंगे। बिहार सरकार का बजट पेश हो चुका है, यानी सरकार इस बात की घोषणा कर चुकी है कि आने वाले समय में लोगों के लिए विकास का रास्ता क्या हो। सरकार की 10 बड़ी घोषणाओं को देखें तो 10वें पायदान पर कृषि है, यानी कृषि के लिए वित्त मंत्री ने 2,837 करोड़ 23 लाख रुपए की घोषणा की। तो सवाल यहीं से शुरू होता है। सवाल ये कि विकास के पैमाने पर लोग कहां खड़े होंगे। बिहार की हकीकत यह भी है कि आज भी कृषि पर लगभग 70% आबादी रोजगार के लिए निर्भर करती है, यानी हर दूसरे परिवार की हालत यह है कि खेती ही जिंदगी को बेहतर बनाने का जरिया है। बेहतर दूर कहिए जिंदगी काटने का जरिया है। तो सवाल यह भी है कि 10वें स्थान पर कृषि को रखने का मतलब क्या है। मतलब जो भी हो, पर बयान ये बताते हैं कि इससे बेहतर सरकार कुछ नहीं कर सकती थी। वित्तीय वर्ष 15-16 में बृहद एवं मध्यम सिंचाई योजना द्वारा 1,49,980 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजन करने का लक्ष्य निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 15-16 में निर्मित बृहद एवं मध्य सिंचाई योजना के लिए 1,11,640 हेक्टेयर क्षेत्र में हस्तित सिंचाई क्षमता पुनर्स्थापित करने का कार्यक्रम है। जल संसाधन विभाग को वर्ष 15-16 में 2,288.38 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। क्या खेती के जरिए विकसित बिहार और स्मार्ट बिहार में रहने का सपना पूरा हो पाएगा? क्योंकि बिहार के किसी भी गांव में चले जाइए तो आंकड़ों के अध्ययन की जरूरत नहीं होगी। हकीकत यही है कि पूरे राज्य में लगभग 90% आबादी के पास 1 एकड़ से भी कम जमीन है।
यानी जमीन के कुछ टुकड़ों के सहारे ही परिवार का भविष्य संवारने की चुनौती है और महंगाई से टकराने की मजबूरी भी। किसानों की कोशिश लगातार जारी है, पर सुधार बहुत होता नहीं दिखता। ऊपर से बाढ़ और सुखाड़ की त्रासदी भी गरीबों के हिस्से ही आती है। तो सवाल ये है कि कृषि के लिए कम फंड क्या उदासीनता का प्रतीक है, या सरकार को भी लगता है कि बिहार के विकास का मतलब पटना के फ्लाईओवर्स हैं। अभी तक के हालात पर गौर करें तो साल 2007-2008 में बाढ़ ने किसानों को कंगाल कर दिया। साल 2009-2010 में सूखे ने सपनों को सूखा कर दिया। और साल 2000 से 2015 तक के हालात देखें तो कृषि को 200 करोड़ से शुरू होकर मामला 2000 करोड़ तक ही पहुंच पाया। और इन 15 वर्षों की स्याह सच्चाई ये भी है कि खेती की जमीन लोगों के हाथ से खिसकती गई और परिवार चलाने की चुनौती मजबूत होती गई। पर राजनीति देखिए, सिर्फ अपनी पकड़ मुद्दों पर बनाए रखना चाहती है। जो 10 गो विशिष्ट गिना है आप, जरा उसका 14-15 में खर्चा कितना क्या ये भी तो बताइए ना। खर्चा करवे नहीं करिएगा, पैसा देके क्या करें, आपको लुटाइएगा। चुनाव का साल है, खाली घोषणा करके काम चलाना चाहते हैं आप। तो राजनीति मुद्दों को सींचना चाहती है, पर तस्वीर यही है कि किसान 90% हैं और खेती की जमीन जो उनके पास है वो सिर्फ 44%। इसलिए सवाल ये कि खेती की उपेक्षा से विकास की फसल लहलहाएगी कैसे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, किसान कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। तमाम रिपोर्ट्स आप पढ़ लें, सस्ता कुछ भी नहीं हो रहा है। और महंगाई से कदम ताल मिलाने का साहस 2015 में किसान कैसे करेंगे जब खेती 10वें पायदान पर होगी। बिहार सरकार ये कहती रही है कि उसके एजेंडे में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। चलिए, अच्छी बात है, पर जरा बयानों की तारीफ से हटकर आइए हकीकत के आईने में झांकने की कोशिश करते हैं। आज बिहार में किसानों की हालत खराब हुई है। वो महंगाई से लड़ नहीं पा रहे, खाद लूटने की नौबत आ गई, अनाज का उठाव नहीं हो पा रहा, भंडारण की समस्या है, तकनीकी का प्रयोग जानते नहीं। सरकार जो अपनी तरफ से कार्यक्रम चलाती है उसमें से ज्यादातर के विषय में किसान को जानकारी नहीं। मान लीजिए ये वो बातें हैं जो सरकार को भी पता है और किसान को भी। कई बार इन सब पर चर्चा भी हो चुकी है, पर सवाल देखिए गंभीरता को लेकर, सीरियस कितनी है सरकार। तो बिहार में तस्वीर यह है कि किसानों की बातें कागजों पर ही रहती नजर आई। हल बैल की चर्चा तो हुई, पर हर समस्या का कोई हल आज तक नहीं निकला। बस 2-3 महीने पहले आप चले जाइए, बिहार की स्थिति देखें तो किसानों की परेशानी का अंदाजा आपको लग जाएगा। दिसंबर में अगर आप अपने गांव गए हो तो आपने देखा होगा तमाम किसानों के खेत में धान की फसल थी। खेत ही नहीं, घर पर भी धान देखने को मिल रहा था। चिंता में एकता का नमूना चारों तरफ दिख रहा था कि धान का क्या होगा। पैसा लगाने के बाद किसान पटना की तरफ देख रहा था, क्योंकि समस्या धरती की राजधानी आसमान से नहीं बल्कि बिहार की राजधानी पटना से आ रही थी। लोग करेंगे क्या? खरीदार नहीं मिले तो अगली खेती के लिए पैसा कहां से आएगा? ये एक बेसिक समस्या है जिसका जवाब आज तक किसी भी सरकार ने नहीं दिया। दूसरी समस्या सरकार द्वारा खरीदे जाने को लेकर थी। सरकार अगर समय पर नहीं खरीदे तो आखिरी उम्मीद भी हाथ से गई। फिर तो औने पौने दाम में किसान बेचने को मजबूर हो जाएगा अपनी फसल। उस समय की तमाम रिपोर्ट्स आज मैं पढ़ रहा था और तमाम रिपोर्ट्स कहती हैं कि किसी भी जिले में धान की खरीद का प्रॉपर सिस्टम बिहार में है ही नहीं। इस मुद्दे को लेकर लगातार राजनीति भी होती रही है, इस पर कभी और बात करेंगे। पर जरा किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए, और तमाम नेताओं से भी कहेंगे कि सर आप भी किसानों के दृष्टिकोण से सोचिए। किसान धान की खेती कर चुके थे और गेहूं की फसल लगाने के लिए सोच रहे थे। खाद पानी के इंतजाम के लिए कर्ज की नौबत थी। राज्य सरकार से जब पूछा गया तो घोषणाएं क्या थी वो भी बताते हैं आपको। धान खरीद के मसले पर मंत्री स्तर से कहा गया कि अगर केंद्र सरकार किसानों को बोनस नहीं दे रही, कोई बात नहीं, राज्य सरकार अपने कोष से 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस राशि देकर धान खरीदेगी। किसानों का मनोबल बढ़ा। लेकिन हुआ क्या? मुख्यमंत्री ने उस समय यह घोषणा कर दी, जीतन राम मांझी साहब, नमी वाला धान भी खरीद लेंगे। पर क्या खरीदे? अपनी राजनीति नमी में ही घुलते दिखाई दे रहे हैं। हकीकत यह है कि जब खरीद ही कायदे से शुरू नहीं हुई तो किसानों को बोनस क्या मिलेगा? और इसी खरीद को लेकर देखिए, 2 दिन पहले श्याम रजक और नंद किशोर यादव नेता प्रतिपक्ष एक दूसरे के लिए बिहार विधानसभा के बाहर होलिका दहन कर रहे थे। आरोप प्रत्यारोप के बीच किसान उस समय भी परेशान था और बजट में घोषणा के बाद भी परेशान है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कभी पहल नहीं की, अच्छी कोशिश भी इसी बिहार में हुई है। इसलिए आज की तारीख में और भी आश्चर्यजनक है कि किसान को लेकर सरकार उदासीन क्यों है। लगता है अच्छी पहल बिहार में इतिहास की किताबों में पढ़ाई जाएगी। ज्यादा दिन नहीं हुए,
बस 2 साल पहले की स्थिति याद करें तो इसी राज्य में किसानों की हालत सुधर रही थी। लगा था कि बिहार भी पंजाब की तर्ज पर खेती किसानी में आगे बढ़ रहा है। नालंदा के आंकड़े देश को चौंका रहे थे। नालंदा में आलू और धान का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन कर किसानों ने चीन तक को टक्कर देने की कोशिश की। प्याज उत्पादन में भी देखिए किसानों ने यहां झंडा ऊंचा किया। हालांकि उसके बाद ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि बिहार सरकार के खाते में नहीं आए जिसको सरकार आगे बढ़ कर सके। इससे जाहिर है कि कृषकों को सरकारी प्रोत्साहन नहीं मिलता। किसान कैसे आगे बढ़े? सरकार उन्नत खेती के लिए समय समय पर कृषि यंत्र मेला लगाती है, मुफ्त बीज वितरण होता है, किसान क्रेडिट कार्ड शिविर लगाते हैं। ये सारी चीजों का आयोजन होता है, पर नतीजा उस स्तर पर नहीं पहुंचता जहां होना चाहिए। ठोस उपाय नहीं दिख रहे जिससे हालात सुधरे और वित्त मंत्री कहते हैं 2800 करोड़ दे दिया। अब देखिए, सरकार कहेगी कि भाई हम मदद करते हैं, अनुदान देते हैं, पर इस पर किसी के पास आज की तारीख में कोई जवाब नहीं है कि बिचौलियों को रोकने के लिए क्या ठोस और अहम उपाय, न सरकार के पास न विपक्ष के पास। और जिला स्तर पर क्या पहल किए गए, इसमें क्या सुधार हुआ, इस बात पर तो कभी बात ठीक करना बेकार है, क्योंकि इसके संदर्भ में कोई रिपोर्ट किसी के पास नहीं है। फिलहाल हम मामला ओवरऑल बिहार के किसानों की बात कर रहे हैं, तो आइए कुछ और तथ्यों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जेडीयू और बीजेपी दोनों के लोग इस शो को देख रहे होंगे। सर, देश की तुलना बिहार से करेंगे तो सारी कहानी सामने आती है, और फिर बजट पर आप खुद कुछ बुनियादी सवाल पूछेंगे नेताओं से। देश में किसानों को खेती से होने वाली आय के मामले में बिहार पर अगर आप गौर करें तो मामला शर्मसार करने वाला है। पहले पंजाब की बात करते हैं, और पंजाब की बात आज इसलिए क्योंकि बिहार भी एक समय अच्छे ट्रैक पर था, उससे तुलना भी होने लगी थी। पंजाब में एक किसान परिवार को औसतन 10,862 रुपए महीने आय होती है किसान परिवार। हरियाणा चले जाइए, 7,867 रुपए किसान परिवार कमाता है। उत्तर प्रदेश आ जाइए, यहां तो महागठबंधन की चर्चा हो रही है, महागठबंधन की धरती उत्तर प्रदेश, वहां भी हालत यह है कि 2,531 रुपए आमदनी है किसान परिवार की। पर बिहार की तस्वीर क्या कहती है? महज 1,715 रुपए एक किसान परिवार बिहार में कमाता है। समाधान कैसे होगा? झारखंड देखिए, बिहार से भी पीछे है। झारखंड में एक किसान परिवार औसतन एक महीने में 1,451 रुपए कमाता है, 1,400 रुपए महीना। सोचिए परिवार चलेगा कैसे? और इस तरह पिछड़े राज्यों के किसानों की स्थिति और भी ज्यादा खराब है। हालांकि 4 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर खेती करने वाले यानी बड़े किसानों की स्थिति ठीक है, लेकिन ऐसे किसानों की संख्या देश में महज 4% ही है। बिहार को अगर उत्तर प्रदेश से आप जोड़कर देखें तो यूपी की उन्नति में औद्योगिक घराने भी योगदान कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वहां पर, जबकि बिहार कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर फिर से सुर्खियों में। सवाल है कि लोग फिर उम्मीद करें क्या? कुछ और आंकड़े देखते हैं जो बिहार के संदर्भ में सच्चाई आपको बताएंगे। बिहार में किसानों की हालत पर आई एक रिपोर्ट से पता चलता है कि 68% किसान आज कर्ज में डूबे हुए, और उनकी स्थिति यह है कि कर्ज चुकाने के लिए जमीन बेचने की नौबत है। इन चीजों पर कभी विधानसभा में चर्चा नहीं होती। सोचिए कि 2000 के बजट से किसान का क्या होगा। खेती खुद के बस की बात लग नहीं रही है। इसका असर भी देखिए कि राज्य में खेत मजदूरों की संख्या 48% तक पहुंच चुकी है। ऊपर से न्यूनतम मजदूरी भी एक ऐसी समस्या है जो सरकारी या गैर सरकारी किसी भी काम को आप ले लीजिए, हर जगह ये समस्या हावी है। लोग खेती छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, बटाई पर निर्भर हो रहे हैं, और यहां भी झंझट है। बटाई के लिए एक प्रॉपर नियम की आवश्यकता है जिससे जिसकी जमीन है उसको भी फायदा हो और जो खेती करे उसको भी फायदा हो, पर हमारे पास बटाई को लेकर कोई प्रॉपर नियम नहीं है, और खेती करने वाला देखिए दोनों परेशान है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, और विश्व बैंक की भी रिपोर्ट देखें तो पता चलता है कि बिहार में 33% खेती बटाई व्यवस्था पर आधारित हो चुकी है। यानी किसान खेत छोड़ने को मजबूर है, लेकिन आमदनी भी नहीं हो पा रही। समस्या का समाधान कैसे होगा? आज की तारीख में भी सच्चाई यही है कि किसानों की आमदनी पर महंगाई हावी है। मनरेगा में मजदूरी करने को किसान विवश हैं। पलायन एक रास्ता बचता है, घर परिवार से दूर जाते हैं पैसों के लिए ताकि कुछ आमदनी हो, समय पर हो। करोड़पति बनने के लिए बिहार से लोग पलायन नहीं करते। नीतीश जी जो आप कहते हैं बिहार में हम लोगों को स्वाभिमान के साथ जीने की राह दिखाएंगे, कहां है? इसलिए दिल्ली या पंजाब की यात्रा को कृपया यात्रा ना समझें। रोजगार की समस्या है और उद्योग बिहार में लग नहीं रहे, खेती करना मुश्किल है, तो एक परिवार रोजगार के लिए क्या करेगा? फिर तो महाराष्ट्र की स्थिति आएगी बिहार में। बिहार में जो प्रयास नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल में दिखा वो दूसरे में बहुत धीमा नजर आया। इनफैक्ट अगर आप पुरानी बातों को हटा दें, हाल की स्थिति देखिए। जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे तो उद्यमी कैबिनेट की एक बैठक हुई, 33 प्रोजेक्ट्स को डिलिस्ट किया गया, मतलब हटाया गया। अगर ये प्रोजेक्ट्स लगते, रिपोर्ट कहते हैं, तो 2,25,300 करोड़ का बिहार में निवेश होता। इतना ही नहीं, सोलर पावर प्लांट लगाने से जुड़े 50 प्रपोजल्स को डिलिस्ट करने की बात हुई। अगर ये प्लांट लग जाते तो 17,373 करोड़ का निवेश बिहार में आता, नहीं आया।
अगर आप SIPB यानी स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के आंकड़े देखेंगे तो पता चलता है कि 1881 प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए थे। इतने प्रोजेक्ट्स पर ज्यादातर निवेश का मामला लटकता ही नजर आया। सवाल यह है कि क्या खेती को रोजगार का साधन बिहार में नहीं माना जा रहा, और अगर माना जा रहा है तो वित्त मंत्री ने बजट में उसकी उपेक्षा क्यों की? और क्या उद्योग को आप आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, और कर पा रहे हैं तो उद्योग लग क्यों नहीं रहे हैं? तो सवाल है कि नीतीश जी फिर बताइए काम कैसे चलेगा? यह सच है कि कृषि रोड मैप बनाकर कृषि के विकास का दावा सरकार करती रही, पर वो मामला भी केंद्र बनाम राज्य में लटकता रहा। तो कुल मिलाकर भारत की तरह ही बिहार भी किसानों की भूमि है, जमीन के मालिक किसान हैं, पर मालिक होने के बाद भी किसान बिहार में किराएदार से ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा विराम, हाजिर होना है। चैत की चित्कार क्यों नहीं सुनती सरकार? सवाल बहुत सीधा है। हर साल चैत महीने में लाखों घर खाक हो जाते हैं, लेकिन मुट्ठी भर राख की वो आह पहाड़ से प्रशासन तक को नहीं पहुंचती। देखिए रिपोर्ट, खुशियां कैसे खाक हो जाती हैं। और जरा सोचिए कि घर अगर जल जाए, वर्षों की जमा पूंजी खाक हो जाए तो इंसान करेगा क्या? समस्या उनके साथ और भी बड़ी है जिनके पास एक छत के सिवा और कुछ नहीं है। देखिए, धू धू कर जलते आशियानों की आग पर बहते इन आंसुओं का कोई असर नहीं है। आग के शोलों के बीच पहाड़ से दर्द का कोई हमदर्द नहीं है। मुजफ्फरपुर के लखनढाई गांव में शोलों का सितम कुछ इस तरह बरपा है कि एक साथ 200 से ज्यादा घरों की खुशियां खाक हो गई। आग के इस दरिया में डूबा लखनढाई गांव पहला गांव नहीं है। पिछले कई दिनों में आग ने बिहार के कई गांवों को लपेटों में लपेट लिया है। 2 दिन पहले मुजफ्फरपुर के बोछा में भी धधकते तांडव ने 100 घरों को राख में तब्दील कर दिया था। हैरानी की बात है कि टाइगर रिजर्व जैसे इलाके भी महफूज नहीं हैं। हर साल लपटें उठती हैं, लेकिन आग को काबू करने की बजाय हर साल आग के आगमन का इंतजार होता है। और ये सब कुछ इंतजामातों को देखकर महसूस भी होता है। कितना घर में आग लगल होता है? कितना घर में दरअसल आग की उठती लपटों को मौसमी बयान मानकर सरकार माफ कर देती है, क्योंकि लाचार सरकार और प्रशासन के पास इससे ज्यादा कुछ करने का मादा ही नहीं है। हर साल की तरह इस बार भी आग जगह जगह तबाही मचाने को आतुर है। जवाब में सरकार भी हर साल की तरह कागजी बौछारें मार रही है, और ये सारी कोशिशें बेनतीजा और नाकाफी नजर आ रही हैं। मुजफ्फरपुर से अरुण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे देश में कानून पास हुआ संसद में, यानी कई कानून बना 1996 में फायर प्रिवेंशन एक्ट 1996। इसमें कहा गया कि जो भी बिल्डिंग बने उसको एक क्लियरेंस लेने की आवश्यकता होगी, वो सुनिश्चित करे कि आग से बचने की तैयारी की जाए। पर ये तो शहरों की बात, गांव के लिए क्या हो? यहाँ सुरक्षा अपने भरोसे है, तो कुछ बातों पर फटाफट से आइए ध्यान दे लेते हैं। गांव में क्योंकि घर के पास ही मवेशी होते हैं और लोग उपले बनाते हैं जो ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो उपलों को बनाने की जगह घर से दूर होनी चाहिए, क्योंकि एक चिंगारी से भी ये जल उठते हैं।
दूसरी अहम बात यह है कि चूल्हे से निकलने वाली राख अच्छी तरह बुझी हो। कई बार ऐसा नहीं होता, लोग गर्म राख को भी कचरे के ढेर में डाल देते हैं। ये राख रखने की जगह भी ऐसी जगह हो जहां आसपास मिट्टी हो, पेड़ पौधे ना हो, जिससे सूखे पत्तों से आग लगने का खतरा कम हो। पतंग की डोर की तरह हवा में लटक रही बिजली की तार को तुरंत ठीक करवाएं, इसकी शिकायत जरूर करें। खास बात यह है कि जहां फसल लगी हो आपकी, खेत के ऊपर से तार गुजरे, वहां तार की स्थिति पर बराबर नजर रखें, क्योंकि आपकी सारी मेहनत पर बिजली विभाग बिजली गिरा सकता है। एक और अहम बात यह कि गांव में घर में बिजली का काम पक्के तौर पर कराएं। ये नहीं कि बिजली की तार सांसारिक माया मोह की तरह आपके उलझने का प्रतीक बनकर घर में रह जाए। आग प्रकृति के उन 5 तत्वों में से एक है जो जीने के लिए जरूरी है, पर यही आग जानलेवा भी है। इसलिए आज ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपसे शेयर कर रहा हूं। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं, ये आप भी जानते हैं। उम्मीद है कि आप सुरक्षित रहेंगे और आसपास सुरक्षा रखेंगे। डीएनए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।